हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसई सब्जेक्ट वाइज। और इस सी डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे कि जो बेसिक्स थे ऑपरेटर्स का वो डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को ही थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ऑपरेटर के बारे में जो हमें यूज़ में आते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम आगे ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में कवर होने वाली हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम ऑपरेटर का प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी हम चेक करेंगे। प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी हम चेक करेंगे। प्रीसीडेंस हम समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी, कौन सा ऑपरेटर है किसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा है। एसोसिएटिविटी मीन्स वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है या राइट टू लेफ्ट। आई मीन अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास a इंटू बी डिवाइड सी प्लस ई कि पहले इनमें से सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। अगर दो ऑपरेटर हैं जिनकी प्रीसीडेंस यानी कि प्रायोरिटी सेम है तो पहले लेफ्ट साइड से सॉल्व होगा या राइट साइड से सॉल्व होगा। अभी हम सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, ये हमारे पास एक ऑपरेटर प्रीसीडेंस टेबल है। इस टेबल में हमारे पास फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं और उनकी एसोसिएटिविटी इनके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेंथेसिस है, ये हमें पता है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास पैरेंथेसिस की होती है। देन अगर हम कोई और ऑपरेटर्स की बात करें, जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, देन मॉडुलस है, ये तीनों हमने यहाँ पर एक साथ लिखे हैं। इसका मतलब इन तीनों की प्रीसीडेंस या प्रायोरिटी हम बात करें, प्रीसीडेंस इनकी सेम है। अब इनके सामने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी एक्सप्रेशन में मेरे पास a मल्टीप्लाई b देन मॉडुलस c डिवाइड d, इस तरह से अगर सपोज मल्टीप्लाई e, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो एसोसिएटिविटी मेरे पास लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट a मल्टीप्लाई b, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद हमारे पास a मॉडुल ये जो भी a क्रॉस b का रिजल्ट होगा दैट वैल्यू मॉडुलस c, देन उसके बाद दिस रिजल्ट डिवाइड बाय d, देन फाइनली दिस कंप्लीट रिजल्ट एंड मल्टीप्लाई बाय e, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। अगर ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता तो इसका मतलब पहले हम राइट से स्टार्ट करते। देन इसके बाद अगर हम देखें प्लस और माइनस, हमने यहाँ पर इसके बाद लिखा है, तो इन सब की प्रायोरिटी या प्रीसीडेंस हमारे पास प्लस और माइनस से ज़्यादा है। यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हमारी प्लस और माइनस से। प्लस माइनस हमने यहाँ पर एक साथ लिखा है, आई मीन इसका मतलब प्लस और माइनस की प्रीसीडेंस या प्रायोरिटी हमारे पास सेम है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ और कुछ ऑपरेटर्स देखें, अगर हमारे पास यहाँ ये हम एरो बोल सकते हैं इसको, है ना, या फिर कॉन्कैटिनेशन या डॉट ऑपरेटर हम बात करते हैं, या स्टार है, ये ऑपरेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स है, यूनियन है, तब हम इनको पढ़ते हैं। या ये हम स्टार है, या इसको इनडायरेक्शन भी बोलते हैं, इनडायरेक्शन, ये हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एक्सोर है, और है ना। इनकी प्रायोरिटी हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इससे कम है, इनकी प्रायोरिटी हमारे पास कम है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, कोई ऑपरेटर 1 है, कोई ऑपरेटर 2 है, हमारे पास दो ऑपरेटर हैं और ऑपरेटर 1 की प्रीसीडेंस ज़्यादा थी एज कंपेयर टू ऑपरेटर 2। स्टिल हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में पहले ऑपरेटर 2 चले उसके बाद ऑपरेटर 1 चले। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट था, इफ़ ये एंड 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम टेबल में देखते हैं तो ये हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है, आई मीन इक्वल टू, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हमारे पास बिटवाइज एंड से। ये बिटवाइज एंड है हमारे पास, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी है इस रिलेशन ऑपरेटर की। लेकिन यहाँ इसके दोनों तरफ हमने पैरेंथेसिस लगा दिए। इसका मतलब अब पहले हमारे पास ये सॉल्व होगा
इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ रिलेशन ऑपरेटर में यूज़ करेंगे। देन हमारे पास ये पता है हमें कि हमारे पास जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रीसीडेंस या उनकी प्रायोरिटी हमेशा बाइनरी ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। हमारे पास यूनरी ऑपरेटर की प्रीसीडेंस और प्रायोरिटी बाइनरी ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। देन अब इसके बाद हम एक नए ऑपरेटर की बात करते हैं। हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। लेट अस से साइज ऑफ ऑपरेटर। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी मशीन पे कुछ वेरिएबल्स थे, इंटीजर था, फ्लोट था, कैरेक्टर था, डबल था। अब मुझे ये जानना है कि मेरी मशीन पे जो वेरिएबल स्टोर्ड हैं इनका साइज़ कितना है। साइज़ कितना है आई मीन कि एक इंटीजर मेरी मशीन पर कितने बाइट में स्टोर हुआ, तो इसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब देखिए किसी भी ऑपरेंड का साइज बाइट्स में हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू चेक करके देखते हैं। अगर हमारे पास इंट मेन, ये हमारे पास एग्जाम्पल था इंट ए इज इक्वल टू 5 कि ए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी लोकेशन 1000 पे स्टोर था। अब ये वेरिएबल ए एक्चुअल में मेरी मेमोरी में कितने बाइट्स ये ले रहा है, कितने बाइट्स में ये स्टोर है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। यहाँ पर ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, यहाँ से मेरे को ये चीज़ बताएगा कि ये मेरा ए वेरिएबल जो है, ए वेरिएबल किस टाइप का था। वेरिएबल ए मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, यानी कि ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर 4 बाइट में स्टोर होता है तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट में 4 वैल्यू दिखेगी। इसके अलावा अगर सपोज मैं इसको इस तरह नहीं लिखता और यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता, सपोज साइज ऑफ इंट, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आता, दैट इज 4 बाइट। इंटीजर मेरे पास जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का था, उसको मैं अगर उसका साइज चेक करूंगा तो भी सेम आएगा। डायरेक्टली अगर मैं डाटा टाइप यहाँ लिख दूंगा तो भी सेम ही चीज़ है। और यहाँ पर ये जो LU हम देख रहे हैं ये हमारे पास स्पेसिफायर है। इसको हम अगर हमारे पास सपोज अनसाइंड इंटीजर है या अगर हम बात करें अनसाइंड लॉन्ग है हमारे पास, तो हम इस स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। इसकी जगह अगर आप %u लिखते तो भी एक ही बात है। अब यहाँ देखने की एक बात और है कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सपोज यहाँ 4 बाइट है, 4 बाइट में भी कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट, और इस तरह से जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इन वैल्यूज़ का, ये जो वैल्यूज़ रिटर्न हो रही है हमें, इन वैल्यूज़ का एक डाटा टाइप भी होगा कि ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ये किस टाइप की वैल्यूज़ हैं। जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल में पढ़ते हैं कि मेन सपोज एक फंक्शन है हमारे पास, मेन एक फंक्शन है तो मेन एक वैल्यू रिटर्न करता है, मेन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो साइज ऑफ है हमारे पास, साइज ऑफ भी हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू का कुछ टाइप होगा। तो देखिए जो वैल्यू साइज ऑफ हमें रिटर्न करता है वो जनरली जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे पास अनसाइंड वैल्यूज होती है, या हम बोलें अनसाइंड इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। वो जो डाटा है हमारे पास, ये जो 4 बाइट, ये जो उसने साइज ऑफ ऑपरेटर ने जो वैल्यू हमें रिटर्न करी वो किस तरह का टाइप है, वो किस तरह का डाटा है, अनसाइंड इंटीजर टाइप डाटा है हमारे पास। और इसे हम, इसका जो डाटा टाइप है इसे हम क्या कहते हैं, साइज टी। ये है हमारे पास डाटा टाइप। अगर मैं बोलूं कि साइज ऑफ, अगर इसको मैं डिफाइन करूं कि साइज ऑफ ऑपरेटर जब वैल्यू रिटर्न करता है तो उस रिटर्न वैल्यू का जो डाटा टाइप है वो हम इससे साइज टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि साइज टी एक रिटर्न टाइप है जो कि साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करता है। और ये जो वैल्यू है, जो हमारे पास जो साइज टी जो डाटा टाइप है, ये वैल्यू हमेशा
ये वैल्यू हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मीन्स आइदर जीरो और आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले में भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है यहाँ पे कि सर ये अनसाइंड इंटीजर टाइप ये क्या लिखा है, I mean इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इंटीजर्स दो तरह से हम दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को। हमारे पास इंटीजर्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज साइंड इंटीजर्स एंड अनसाइंड इंटीजर्स। साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर्स, हम इस चीज को, इस टॉपिक को हम डिटेल में, जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमें सी लैंग्वेज में या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए, हम उनको जरूर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो साइंड वैल्यू है, साइंड वैल्यू जो साइंड नंबर है हमारे पास, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में यूज होते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए बाय डिफॉल्ट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो इंटीजर वेरिएबल्स हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, वो साइंड वेरिएबल्स होते हैं। वो साइंड इंटीजर्स होते हैं। जो वेरिएबल्स हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो इंटीजर्स हम यूज करते हैं, वो इंटीजर्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब अगर हमें अनसाइंड, अब पहले हम साइंड देखते हैं, साइंड का यहाँ मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 4 बिट का नंबर था, मेरे पास एक 4 बिट का नंबर है। इस 4 बिट के नंबर में 1, 2, 3 और 4 4 बिट है हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं साइंड की बात कर रहा हूँ, तो साइंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे पास, ये बिट मैं रिजर्व कर दूंगा, ये बिट हम रिजर्व कर देंगे सिर्फ साइन के लिए। दिस बिट विल बी रिजर्व, और इसे हम क्या कहते हैं? साइन बिट कहते हैं इसे हम। कि अगर ये बिट हमारे पास, ये बिट जो स्टार्टिंग वाली ये बिट है, अगर ये 0 है हमारे पास, तो हमारा नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर साइन बिट हमारे पास 1 है, इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ देखिए, अगर हमारे पास एक 4 बिट का हम एक नंबर लेते हैं, 4 बिट का हमारे पास कोई नंबर था 0, 1, 1, 1, तो ये हमारे पास साइन बिट क्या आ गई? इसमें हमारे पास साइन बिट हमारे पास 0 है। ये नंबर, इसको हम बाइनरी में कैसे रीड करते हैं? वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है हमारे पास। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 2⁻³ -1। और इसको बच्चों अगर हम जनरलाइज करें, इसको हम जनरलाइज करें, तो हमारे पास यहाँ कितने बिट का सिस्टम था? 4 बिट का सिस्टम था। लेट अस से इसको मैं n मान लेता हूँ, हमारे पास यहाँ n का वैल्यू 4 है। तो इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? 2⁻n -1। ये क्या चीज है? ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारे पास, जो कि एक साइंड वेरिएबल की, साइंड इंटीजर की यहाँ हमारी मशीन में हमें मिल सकती है। कई बार इस चीज को कई बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, इंट मैक्स। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? कीवर्ड, इसको अगर हम, इस वेरिएबल को अगर हम देखते हैं, ये वैल्यू जस्ट यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी मशीन पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है किसी इंटीजर की। लेट अस से अगर हमारे पास हम बात करें n = 4 बिट था, अगर हम बात करें 16 बिट का हमारे पास एक इंटीजर था, 16 बिट का हमारे पास एक सिस्टम है कि हमारे पास एक इंटीजर 16 बिट में, यानी कि 2 बाइट में स्टोर हो रहा है। तो वहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर ये अगेन हमारे पास साइन बिट है, ये पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा हमें? 2⁻16 -1, दैट इज 2⁻15 -1। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32767, यानी कि
इस सिस्टम के ऊपर हमारे पास इंट मैक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो गया यहाँ। अगर हम ये हमारे पास साइंड की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें अनसाइंड की हम बात करते हैं, अगर हम अनसाइंड की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, हमें अलग से कंपाइलर को बताना पड़ेगा, अलग से हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो इंटीजर वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं ये अनसाइंड है, तो उसको हम अलग से वो चीज हमें अलग से डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि अनसाइंड इंट ए। तो जाकर हमारे पास जो MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, अब वो हमारी साइन बिट नहीं, अब हमारे वो नंबर का पार्ट बन गई, अब वो हमारे पास नंबर का पार्ट बन गई। यानी कि अनसाइंड ये कीवर्ड लगाने से अब हमारे पास ये नंबर एज ए अनसाइंड नंबर हम यूज करने वाले हैं। और अनसाइंड नंबर का हमारे पास यूजेस जनरली ज़्यादा कहाँ होता है, जब हम लो लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो स्पेशली डायरेक्टली मशीन डिपेंडेंट होती है हमारे पास, वहाँ जनरली हम अनसाइंड इंटीजर्स को ही यूज़ करते हैं। अब अगर हम यहाँ MSB के अंदर, अगर हम अनसाइंड के अंदर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटीजर का वैल्यू कितना मिलेगा, सपोज यहाँ हमारे पास 1 1 1 1, यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो हमारे पास 2n -1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम हमारे पास जो सिस्टम है 4 बिट का सिस्टम है अगर हमारे पास, तो दैट इज 2⁴ -1 जो ये दैट इज 15। हमारे पास इंट मैक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 15 है, या फिर इंट मैक्स कहें, या फिर इसके आगे हम इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे यूज करते हैं, u int, यानी कि अनसाइंड इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास वो 2n -1। देन इसके बाद देखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर हमने यूज़ किया, साइज ऑफ इंट, सपोज साइज ऑफ इंट हमने ये यूज़ किया, और हमारे पास जो आउटपुट आया सपोज 4 बाइट आया, 4 बाइट, देन 4 बाइट मीन्स 32 बिट की हमारे पास एक इंटीजर जो है वो 32 बिट में स्टोर हो रहा है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसी कंप्यूटेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमारे 32 बिट से एक्सीड हो रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास सी लैंग्वेज में एक अलग से कीवर्ड हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं, हम लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं। अगर हमारी कंप्यूटेशन 32 बिट से यानी कि नॉर्मल इंटीजर साइज से एक्सीड कर रही है तो हम वहाँ लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर नॉर्मल इंटीजर का साइज था हमारे पास 4 बाइट या 32 बिट था, लेकिन हमारी कंप्यूटेशन जो हम कर रहे हैं उसमें जनरली जितने भी इंटीजर्स हम यूज़ करने वाले हैं वो उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि 32 बिट में स्टोर हो गया, यानी कि काफ़ी सारे इंटीजर ऐसे थे जो कि मे बी 8 बिट में, 10 बिट में, 12 बिट में ऐसे स्टोर हो जाएंगे। तो मेमोरी इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इंट की जगह हम वहाँ पर शॉर्ट इंट यूज़ कर लेंगे, इंट की जगह हम शॉर्ट इंट यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास मेमोरी भी सेव होगी और हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ा जल्दी होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइज ऑफ ऑपरेटर हमने अभी पढ़ रहे हैं इसका और यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आई मीन कहाँ ज़्यादा इसको हम ज़्यादा बेनिफिट हम साइज ऑफ ऑपरेटर का और भी कहाँ पर हम ले सकते हैं। लेटेस्ट से हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर का अगर हम यूज़ की बात करें, यहाँ हमारे पास एक इंटीजर टाइप का एरे था, एक एरे था। एरे वाला चैप्टर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, एरे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2 या 3 चैप्टर के बाद, 2 या 3 लेक्चर्स के बाद। अभी के लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। अगर किसी को यहाँ कुछ डाउट आता है, नहीं समझ में आता, सो डोंट वरी, एरे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इसको हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास ए एक इंटीजर एरे है, ये एरे का हमारे पास सिंबल होता है
ए एक इंटीजर एरे है जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 8 जो भी है यहाँ पर, ये हमारे पास ये एरे के एलिमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ क्या प्रिंट करना है, हमें ये निकालना था कि यहाँ इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ काम कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक इंटीजर 4 बाइट में अगर स्टोर हो रहा था, तो यहाँ एरे के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है हमें ये निकालना है, ठीक है। साइज ऑफ ए, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो न्यूमिनेटर में हमारे पास साइज ऑफ ए क्या चीज़ है अभी यहाँ पर हमारे पास, ए हमारे पास है एरे, ए हमारे पास है एरे ए। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, हमें ये रिटर्न करने वाला है कि इस पूरे एरे का साइज कितना है। इस पूरे एरे का साइज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 इंटू 4, 8 एलिमेंट्स हैं, 8 इंटीजर है, हर एक का साइज 4 बाइट का था। यानी कि ये ऊपर वाला साइज ऑफ ऑपरेटर हमें वैल्यू जो रिटर्न करेगा 32 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0, यानी कि साइज ऑफ इस पहले एलिमेंट का साइज कितना है, या इसकी जगह आप ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 जो मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट का साइज सेम है हमारे पास। तो यानी कि टोटल एरे का साइज कितना था डिवाइडेड बाय एक एलिमेंट का साइज कितना था, यानी कि एक इंटीजर का साइज कितना था, वो था हमारे पास 4, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके हमने क्या किया, यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके हमने ये निकाला कि हमारे पास जो गिवन एरे था उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे। देखिए बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल अब देखने जा रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल अभी में भी समझ में ना आए, जब हम पॉइंटर पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। मे भी कुछ बच्चों को अभी समझ में आ भी जाए, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में अभी आ रहा तो डोंट वरी, अगेन मैं बता रहा हूँ। यहाँ जस्ट मैं साइज ऑफ के अगर हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया तो पॉइंटर्स वाले लेक्चर जो हम 1 या 2 वीडियो के बाद हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अगर इस लेक्चर को आप दोबारा एक बार चेक करोगे तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लेट अस से साइज ऑफ को हम और कहाँ यूज़ करते हैं, लेट अस से हमारे पास इंट स्टार ए, देन इंट स्टार, हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर malloc, देन साइज ऑफ इंट। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने डायनेमिकली या हम बोले रन टाइम पर हमने मेमोरी एलोकेट की है। अब वो क्या चीज़ है, हम इसको इस पूरी लाइन को थोड़ा सा समझ के देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है malloc। malloc का मतलब क्या हो गया, मेमोरी एलोकेट। इसका मतलब मेमोरी एलोकेट, कितनी मेमोरी एलोकेट करें। malloc फंक्शन हमें मेमोरी एलोकेट करके देता है। अब मेमोरी कितनी एलोकेट करें, सवाल उठता है। मेमोरी यहाँ पर कमांड दी, बोला मेमोरी एलोकेट कर दो, लेकिन कितनी मेमोरी एलोकेट करें, इसने बोला उतनी मेमोरी एलोकेट करो जितना साइज ऑफ इंटीजर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर अगर 4 बाइट में स्टोर हो रहा है तो 4 बाइट जितनी मेमोरी हमें एलोकेट कर दी गई, 4 बाइट जितनी मेमोरी हमें एलोकेट कर दी गई। अब देखिए ये जो रन टाइम पे या जो हम बोलें डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट की गई हमें, उस मेमोरी को हम रेफरेंस कैसे रखेंगे। मेन बात यह है, इस मेमोरी का हम रेफरेंस कैसे रखेंगे, हम कैसे इस तक पहुंचेंगे, हम इस तक किसी पॉइंटर के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिख रही है इंट स्टार, ये हमने डाटा टाइप टाइप कन्वर्जन किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी तुमने एलोकेट की, ये मेमोरी जो तुमने एलोकेट की, यहाँ पर इंटीजर टाइप का डाटा मिलेगा या इंटीजर टाइप की मेमोरी है, ये इंटीजर टाइप की यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी। अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है या यहाँ पर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा तो ही कोई इंटीजर पॉइंटर इसको मेमोरी को पॉइंट करेगा। सपोज हमारे पास ए एक पॉइंटर था और ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, तो ये वहीं पॉइंट करेगा जहाँ पर इंटीजर होगा। हमने मेमोरी एलोकेट की
हमने यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की और ये डिक्लेयर कर दिया, इस स्टेटमेंट की हेल्प से ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है यहाँ पर इंटीजर स्टोर है या इंटीजर टाइप की मेमोरी है, तो ही जाकर हमने यहाँ पर ये जो ए पॉइंटर है इसको पॉइंट कर रहा है। बच्चे यहाँ पर मेनली जो हमारा कंसर्न था वो था इसका साइज ऑफ ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे, उसके लिए हमने एग्जांपल डिस्कस किया है जस्ट। लेकिन अगर यहाँ किसी को डाउट रह गया कुछ, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट साइज ऑफ ऑपरेटर बताने, इसका एग्जाम्पल बताने के लिए हमने इसको डिस्कस किया यहाँ पर। अब यहाँ हमने इससे पहले एक बात की थी कि साइज टी, हमने बात की थी साइज टी एक रिटर्न टाइप है जो कि हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास नॉन नेगेटिव रहती है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर बात की है मेलोक फंक्शन था, तो मेलोक फंक्शन की मेमोरी अलोकेट करना, अब मेमोरी जब भी अलोकेट होगी यानी कि या तो मेमोरी अलोकेट होगी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो मेमोरी अलोकेट नहीं होगी मीन्स ओके जीरो वैल्यू कि हमें 0 बाइट अलोकेट हुआ। लेकिन नेगेटिव मेमोरी अलोकेट होगी ऐसा तो नहीं होगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास हम एक और फंक्शन की बात करते हैं, लेटस से strlen, जिसे हम क्या रीड करते हैं स्ट्रिंग लेंथ, जिसे हम क्या रीड करते हैं स्ट्रिंग लेंथ। अब देखिए बच्चों स्ट्रिंग लेंथ, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी ABCD, जो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं होगी। कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमेशा में भी पॉजिटिव होगी या में भी 0 होगी, लेकिन नेगेटिव में कभी भी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होगी। मास, वॉल्यूम, लेंथ, ये चीज़ें कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती। अब देखिए जब हम यहाँ स्ट्रिंग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है, अगर हम प्रॉपरली देखें इसको, तो इसकी डिक्लेरेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। देखिए स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वो पढ़ा था कि हमारे पास इंट मेन, कि मेन एक फंक्शन है और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था। फंक्शन है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा उसका जो डाटा टाइप है वो हम उसके नाम के सामने लिखते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है, ये वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमारे पास साइज ऑफ था, जैसे हमने साइज ऑफ पढ़ा, साइज ऑफ जो वैल्यू रिटर्न करता है वो किस टाइप की वैल्यू है, साइज टी टाइप की वैल्यू है। इसी तरह स्ट्रिंग लेंथ जो है हमारे पास, स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डाटा टाइप क्या है, साइज टी। उसका डाटा टाइप क्या बचे हमारे पास, साइज टी। अब देखिए हम छोटा सा और एक एग्जांपल, स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगा, एक स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेगा। बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगा फंक्शन, हमारे पास एक स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेगा। हमारे पास अगर हम ऐसे लिखते हैं साइज टी स्ट्रिंग लेंथ ऑफ XYZ, सपोज हमने ऐसे लिखा, तो ये वैल्यू आउटपुट क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे, स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास 3 है, हमारे पास आउटपुट 3 आ जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ CSE सब्जेक्ट वाइज हमें क्या निकालना है, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ CSE सब्जेक्ट वाइज। अब बच्चे यहाँ पर इसकी जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी हम काउंट करते 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज 14। हमारे पास इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 14 थी हमारे पास। अब बच्चों एक चीज और देखने वाली है यहाँ पर, जब हमने बात की स्ट्रिंग लेंथ ऑफ XYZ, अगर हम यहाँ बात करते साइज ऑफ, अगर हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देते साइज ऑफ X Y एंड Z, अगर हम ये लिख देते तो यहाँ पर जो आउटपुट आता वो आउटपुट आता हमारा 4। देखो बच्चों स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर 3 थी लेकिन साइज ऑफ यहाँ पर 4 था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों हमारे पास अगर कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक्चुअल में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास एक कैरेक्टर एरे ही होता है, स्ट्रिंग हमारे पास एक कैरेक्टर एरे ही होता है XYZ एंड एंडिंग विद अ नल टर्मिनल। तो जब हम स्ट्रिंग लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो ये चीज कैलकुलेट कर रहा है।
लेकिन अगर हम साइज ऑफ की बात कर रहे हैं तो वो टोटल ये जो नल कैरेक्टर है ये भी हमारे पास साइज ले रहा है, तो वो इसको भी काउंट कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू 4 आ गई। अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर CSE सब्जेक्ट वाइज इसके ऊपर इसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लगाते हैं कि साइज ऑफ दिस, तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी वो वैल्यू आती हमारे पास 15 आती। अब देखिए बच्चों, अब देखिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ जो है ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग लेंथ है, साइज ऑफ है, साइज टी डाटा टाइप है हमारे पास, और किस तरह के अनसाइंड इंटीजर टाइप है हमारे पास। ये जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास अनसाइंड टाइप की है, अनसाइंड इंटीजर डाटा है हमारे पास। तो हमारे पास हम बात करते हैं अभी गेट 2017 में सेट 1 में एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको डिस्कस करते हैं। उसके पीछे कंसेप्ट क्या था, हम जस्ट यहाँ पर कंसेप्ट की बात करते हैं कि उस क्वेश्चन में हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था। गेट प्रीवियस ईयर के हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें एक एक क्वेश्चन हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था उस क्वेश्चन में यूज हुआ था कि हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर था c, जिसका वैल्यू था 0, c का वैल्यू 0। ये आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर int a इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस माइनस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस ग्रेटर देन c, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कंडीशन ट्रू है या नहीं। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर गेट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ गेट यहाँ पर 4 आएगा, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ CS2021 यहाँ पर वैल्यू आएगा 6। सो 4 माइनस 6 दैट इज -2 ग्रेटर देन 0। अब ये वैल्यू, ये चीज़ देखकर उस टाइम एग्जाम में बहुत बच्चों ने गलती की, दैट इज दिस कंडीशन इज फॉल्स, और वहाँ पर printf हेलो ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम केयरफुली देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये अनसाइंड इंटीजर है। पहली बात ये कि c जो है हमारे पास वो अनसाइंड इंटीजर था, एक बात ये। दूसरी बात जो याद रखने वाली थी वो ये कि जो स्ट्रिंग लेंथ है, यहाँ से जो आउटपुट आएगा और यहाँ से जो आउटपुट आएगा, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों भी हमारे पास कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों भी हमारे पास अनसाइंड नंबर्स हैं। और देखिए बच्चों, अनसाइंड नंबर का जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, वो जो रिजल्ट होगा अनसाइंड नंबर का अरिथमेटिक का, वो भी हमारे पास अनसाइंड ही आएगा। जो अनसाइंड रिजल्ट आएगा, जो नंबर्स का रिजल्ट आएगा वो भी अनसाइंड ही आएगा। यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम ऐसा गलती करें, यहाँ पर -2 ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक साइंड वैल्यू को हम एक अनसाइंड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसा हमारे पास परमिटेड नहीं है। इवन अगर सपोज हमारे पास a + b, ये अगर हमारे पास साइंड था, ये अनसाइंड था, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अनसाइंड आएगा। हमारे पास ये साइंड से हम प्रमोट करेंगे उसको अनसाइंड पे, क्योंकि यहाँ पर डाटा टाइप सेम नहीं है हमारे पास। देन देखिए, अब यहाँ जो -2, यानी कि ये चीज़ हमारे पास ठीक नहीं है। अब -2 को हम देखते हैं, -2 हमने यहाँ लिखा साइंड में। अब देखिए बच्चों, -2 को हम लिखते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन में। अगर हम बात करें -2 कैसे लिखेंगे उसको, 1 1 1 0, या लेटस से हमारे पास हम 8 बिट का सिस्टम लेते हैं कि हमारे पास एक, लेटस से हमारे पास 8 बिट के अंदर हमारे पास जो इंटीजर स्टोर हुआ 8 बिट के अंदर हुआ, तो हमारा -2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा -2 जो है स्टोर्ड है, ये हमारा -2 स्टोर्ड है। अगर हम बात करते हैं साइंड, अगर हम बात करें कि साइंड हमारे पास नंबर था, लेकिन अगर बच्चों हम अनसाइंड की बात करें, अगर हम अनसाइंड की बात करें तो केयरफुली आप देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास बाइनरी में अगर हम इसको रीड करते हैं, वैल्यू 254 है हमारे पास। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 254। अगर हम बात करें 8 बिट का नंबर है हमारे पास, तो 8 बिट से जो मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2⁻n - 1, दैट इज 2⁻8 - 1 और
255, यानी कि इस 8 बिट के सिस्टम के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, इस 8 बिट के सिस्टम के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम इंटीजर, अनसेंड मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 255। तो हम यहाँ पर एक इस चीज़ को अगर हम जनरलाइज करना चाहें, इस चीज़ को अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई साइंड वैल्यू उसको अनसाइंड में कन्वर्ट हम करना चाहते हैं तो हमारे पास अनसाइंड इंटीजर मैक्सिमम का जो वैल्यू था दैट वैल्यू +1, और इसमें आप अपना जो साइंड नंबर था उसको आप ऐड कर दीजिए। अभी के लिए इस एग्जांपल में हम बात करें दैट इज 255 +1 दैट इज -2 एंड -2, ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 254। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ देखें ये जो चीज़ था हमारे पास, ये जो चीज़ हुआ ये जो -2 रिजल्ट आ रहा था, ये एक्चुअल में हम इसको साइंड में ट्रीट करेंगे, साइंड में इसको हम ट्रीट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितना है 254। ये वैल्यू कितना है बच्चों 254 ग्रेटर देन 0, 254 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हमारे पास अब बिल्कुल ट्रू है, 254 ग्रेटर देन 0। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ प्रिंट होने वाली है वो ये फर्स्ट आर्गुमेंट, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट होने वाली है। देन इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है आप जरूर पूछिएगा इसमें। देन अगर स्टिल और कुछ डाउट है तो बच्चों नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे पास क्योंकि हम स्ट्रिंग लेंथ और साइज ऑफ की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और किस तरह का किस कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन आया है वो हमें पता होना चाहिए, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। बच्चों अगर मान लीजिए ये हमारे पास साइंड नहीं भी गिवन होता, अगर हमारे पास जो सी वेरिएबल है साइंड नहीं भी गिवन होता तो भी हमारे पास हम क्या कर रहे थे कि अनसाइंड का कंपैरिजन हम कर रहे हैं साइंड वैल्यू से, तो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रिजल्ट आना था वो सेम ही आना था, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, यहाँ रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों अब कुछ हम देखते हैं हमारे पास जो हमने बिटवाइज एक्सोर पढ़ा था, जो हमने बिटवाइज एक्सोर ऑपरेशन पढ़ा था उसके कुछ यूजेस देखते हैं। ये जनरली कई बार में भी बच्चों को क्लास में प्रैक्टिकल्स में भी कुछ इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आई मीन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें दैट इज क्या यूज इसका हमारे पास फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन अ गिवन सीरीज, इन अ गिवन सीरीज। अब देखिए बच्चों सपोज हमारे पास एक सीरीज गिवन थी, हमारे पास इनपुट में हमारे पास इनपुट था 1 2 3 4 एंड 5, जस्ट एक छोटी सी सीरीज थी, बड़ी भी हम ले सकते हैं 1 to 5 हमने ली, 1 to 50 500 जो मर्जी हम ले सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल इस सीरीज में हमारे पास ये जो नंबर 3 है ये मिसिंग था, जो नंबर 3 है ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, और हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं या सूडो एल्गोरिथम या सूडो कोड या एल्गोरिथम लिख सकते हैं कि जो हमें आउटपुट जो मिलेगा उस एल्गोरिथम का उस प्रोग्राम का जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा कि यहाँ पर जो नंबर मिसिंग था वो आउटपुट हमें मिलना चाहिए। अब देखिए इसके हमारे पास कई मेथड हैं, बहुत सबसे सिंपल मेथड अगर हम बात करें तो हम एक काम करते हैं कि सर सबको ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर हमको पता है, हम अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये पता है सबको फॉर्मूला हमें n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब कितने नंबर थे हमारे पास 5 थे, सो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 और ये 6 हो गया, सो 3 5 इंटू 3 हमारे पास वैल्यू आ गई 15। देन हमारे पास 1 to 5 एक्चुअल में वैल्यू 15 आनी चाहिए थी, लेकिन जो सीरीज है हमारे पास गिवन, जो सीरीज हमारे पास गिवन है उसमें हम चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं हम क्या करेंगे, हमारे पास एरे ए है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे 1 to n और उसका सबका सब एलिमेंट्स का हम सम चेक कर लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल छोटा है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बता सकते हैं वैल्यू आएगी 12 आएगी हमारे पास। देन जो n नेचुरल नंबर का सम था और जो हमने लूप चला के एक लूप चला के जो वैल्यू आया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 15 माइनस 12, हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 12, वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3।
यहाँ पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक फॉर लूप चला, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1। ऐसे हमने कोई टेबल यूज़ नहीं किया और कुछ यूज़ नहीं किया। देन अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, लेटस से अगर हम बिटवाइज एक्सोर की बात करते हैं, बिटवाइज एक्सोर की बात करते हैं, तो देखिए बच्चों, एक्सोर की हेल्प से भी हम ये जो मिसिंग नंबर था निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर एक्चुअली सीरीज में एक्चुअल में जो होने चाहिए थे, हम उनका एक्सोर करेंगे। जैसे 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3 एक्सोर 4 एक्सोर 5। यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलने वाला है। देन जो एक्चुअल सीरीज जो हमारे पास थी वो ये थी, जो कॉन्टिन्यूअस थी, इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। देन दूसरी सीरीज जो कि हमें गिवन थी, जिसके अंदर एक नंबर मिसिंग था, हम उस सीरीज को उठाते हैं, दैट इज 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3, सॉरी 3 हमारे पास नहीं था, मिसिंग था, एक्सोर 4 एक्सोर 5। देन इस सीरीज को सभी नंबर्स को हम एक्सोर करेंगे। यहाँ से रिजल्ट R1 आएगा, यहाँ से रिजल्ट R2 आएगा। देन उस रिजल्ट को हम एक्सोर करेंगे जब, तो हमें जो रिजल्टिंग यानी कि मिसिंग वैल्यू था वो हमारा एज ए आउटपुट मिलेगा। लेट अस से हम इसको एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। हमारे पास देखिए बच्चों, 1 को हम कैसे लिखते हैं? बाइनरी में लिखते हैं 0 0 0 1। 2 को हम कैसे लिखते हैं? 0 0 1 0। इनका हम बिटवाइज एक्सोर करते हैं। सो 1 एंड 0 1 1 0 0। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया, लेट अस से इसको हम बोल देते हैं टेम्परेरी रिजल्ट R। इस रिजल्ट के साथ हम किसको बिटवाइज और करने वाले हैं? 3 को। देन 3 को लिखते हैं 0 0 1, सॉरी हम अब इसके बाद क्या लिखते हैं? 0 1, ये हमारे पास 1। इसका हम एक्सोर करते हैं तो 0 0 0 एंड 0। ठीक है, लेटर से हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये जो रिजल्ट आया, अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम 4 के साथ एक्सोर करते हैं। 0 1 0 0, इसके साथ एक्सोर किया 0 0 1 0। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये रिजल्ट आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट, ये वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये जो 4 वैल्यू आई, इसको अगेन हम 5 के साथ एक्सोर करते हैं, दैट इज 0 1 0 1। ये हमने एक्सोर किया, तो ये एक्सोर करने के बाद 1 0 1 1 0 0 0। तो जो R1 रिजल्ट आया, ये जो R1 की हम बात कर रहे थे, R1 रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 0 0 0 1। अब इस तरफ हम देखते हैं, 1 और 2 को हम एक्सोर करते हैं। ये हमारे पास 1 है, 0 0 0 1। 2 है हमारे पास 0 0 1 0। इसको हमने एक्सोर किया तो 1 1 0 0। ये हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गया R। ठीक है, अब इस R को हम बिटवाइज एक्सोर करेंगे 4 के साथ। 4 मीन्स 0 1 0 0। ठीक है, इसके साथ किया तो 1 1 1 0। ये हमारे पास अगेन एक R आ गया, इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को हम फिर 5 के साथ एक्सोर करते हैं, 0 1 0 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया? 1 1 0 1, यहाँ पर 1 1 0 0 0 0। ये रिजल्ट R2 आ गया हमारे पास। रिजल्ट R2 क्या है हमारे पास? 0 0 1 0। अब इन दोनों रिजल्ट को हम एक्सोर करते हैं, 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0। इसका रिजल्ट आया 1 1 0 0, जिसका वैल्यू मीन्स 3 है, जो हमारा मिसिंग नंबर था। यानी कि बिटवाइज एक्सोर की हेल्प से हम एक गिवन सीरीज में जो मिसिंग नंबर था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम एक देखते हैं कि हम एक्सोर को और कहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड है हमारे पास। बहुत सिंपल मेथड जो हम जनरली ऑप्ट करते हैं, सपोज A वेरिएबल जिसका वैल्यू 2 था, B वेरिएबल जिसका वैल्यू 5 था। अब हम छोटा सा 3 स्टेप्स का यहाँ एक स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू A प्लस बी, देन B इज इक्वल टू A माइनस बी, एंड अगेन A इज इक्वल टू A माइनस बी। और यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, A का वैल्यू यहाँ B में कॉपी हो जाएगा, B का वैल्यू यहाँ A में कॉपी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन
इससे भी सिंपल तरीके से हम यहाँ पर एक्सोर की हेल्प से इन दोनों नंबर को हम स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 2 थी, बी वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सोर के थ्रू हमें इसको करना है सपोज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, देन बी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, देन अगेन ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, और हमारे पास जो वैल्यूज हैं स्वैप हो जाएंगी। लेट अस से हम इसको चेक करके देखते हैं। इनिशियली ए वेरिएबल हमारे पास वैल्यू कितनी थी 2 को हम कैसे लिखेंगे 0 0 1 0, देन बी हमारे पास क्या था 5 था, दैट इज 0 1 0 1, ये हमारे पास बी था। इनको एक्सोर करते हैं बिट वाइज एक्सोर, सो 1 1 1 0, ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 7, यानी कि ए वेरिएबल में इसको कॉपी करना है, ए वेरिएबल में वैल्यू हो गई 7 हो गई। अब सेकंड स्टेप परफॉर्म करते हैं, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी, तो ए का वैल्यू इस बार कितना था 7 था, ए एक्सोर बी 7 था वैल्यू, दैट इज 0 1 1 1, ये वैल्यू 7 था। अब बी का वैल्यू कितना था, अगेन वही 5 था, बी का वैल्यू लिखते हैं 0 1 0 1, इसको एक्सोर करते हैं 1 1 0 1 0 1 0 एंड 0, यानी कि बी ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, हमें बी में स्टोर करनी है, यानी कि बी में क्या आ गया 2 आ गया। इसके बाद अगेन ए एक्सोर बी करना है। अब हमारे पास ए में क्या है, ए में 7 था, 0 1 1 1, बी का वैल्यू कितना था हमारे पास 2 था, दैट इज 0 0 1 0, इसको एक्सोर करते हैं, दैट इज 1 0 1 0, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। ये वैल्यू कहाँ कॉपी करनी है हमें, ये वैल्यू कॉपी करनी है हमें ए में, यानी कि ए में वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि इनिशियल वैल्यू ए का 2 था, बी का 5 था, अभी स्वैप हो गए, ए में 5 बी में 2। तो एक्सोर की हेल्प से भी हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम इसका थर्ड यूज देखते हैं, दैट इज ऐड टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एडिशन ऑपरेटर, एडिशन और एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। विदाउट यूजिंग एडिशन और एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें दो नंबर ऐड करने थे, ये भी हम एक्सोर की हेल्प से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत बड़े नंबर नहीं ले रहा, लेकिन आप इसका एल्गोरिथम यूज़ करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं, देन उसको कंप्यूटर पर जब रन करेंगे तो आप उसमें कितने भी बड़े नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दो छोटे नंबर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए नंबर लिया हमने जिसकी वैल्यू थी 2, बी नंबर हमने लिया जिसकी वैल्यू थी 3 हमारे पास। तो ए और बी का यहाँ पर जो हमारे पास सम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, ए और बी का जो सम है वो 5 आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, बिल्कुल छोटी सी, एक बार हम एंड परफॉर्म करेंगे, एक बार एक्सोर परफॉर्म करेंगे बस, और हमारे पास ए और बी का फाइनली सम आ जाएगा। अब देखिए इनिशियली हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ए एंड बी, बिट वाइज एंड है ये, बिट वाइज एंड, देन ए एंड बी करेंगे, सो 0 0 1 0 ये ए था, और बी हमारे पास 0 0 1 1 ये हमारे पास बी था। बिट वाइज एंड करेंगे इसका, हम बिट वाइज एंड करेंगे तो 0 0 1 0 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास 2 है, ये वैल्यू 2 है। लेट अस से इसको मैं कोई और वेरिएबल मान लेता हूँ, किसी और वेरिएबल सी में मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब हम करेंगे ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी बिट वाइज एक्सोर है, सो 0 0 1 0, देन इसके बाद 3 0 0 1 1 बिट वाइज एक्सोर, सो यहाँ पर 0 1 1 1 1 0 0 एंड 0। डेटा से ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हमने, ये रिजल्ट कितना आया हमारे पास, ये रिजल्ट आया हमारे पास वैल्यू आई 1। इस 1 को हमने और कोई वेरिएबल का नाम दे दिया, सपोज डी बोल दिया हमने इसको हमने क्या बोल दिया डी। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास 2, यानी कि जो सी वेरिएबल था, इस सी वेरिएबल में जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू 2, इसको हम बिट वाइज शिफ्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। तो इसको जब लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 हमने किया तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है 0 1 0 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ये जो 4 वैल्यू हो गई, यानी कि जो सी में अपडेट हुआ, ये जो सी में अपडेट हुआ इसको हम कॉपी कर देंगे कहाँ पर, इस बी में।
यानी कि बी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसके बाद जो डी में वैल्यू थी, जो हमारे पास डी वेरिएबल में वैल्यू थी, उसको एज इट इज़ रखा और वो वैल्यू हमने क्या कर दी, ए में कॉपी कर दी। यानी कि अब हमारे पास ए वेरिएबल में क्या वैल्यू है, 1 है, बी वेरिएबल में क्या वैल्यू है, 4 है। अब सेम काम हम दोबारा यहाँ पर करेंगे, सेम चीज़। ये रिपीटेशन कब तक चलेगा, ये रिपीटेशन हमारा तब तक चलेगा जब तक बी वेरिएबल का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, अनटिल बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप बहुत छोटा सा 2-3 लाइन का प्रोग्राम भी करके लिख सकते हो, एक वाइल लूप लगा के, जब तक वाइल बी इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, और लास्ट में ये जो ए में जो वैल्यू होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि वही वैल्यू होगा जो हमारा एडिशन का रिजल्ट होगा फाइनली। तो जब तक b का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, देखिए, तब तक हम इस प्रोसेस को चलाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इनिशियली b कितना था, 3 था, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारे पास ट्रू था, तो हमने ये एक स्टेप किया। अब दूसरा स्टेप करते हैं। अब b का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 है। अब देखिए a एंड b, फिर से a एंड b करते हैं, बिट वाइज एंड। तो a का वैल्यू कितना था, 0 0 0 1, ये हमारे पास a का वैल्यू था, और b का वैल्यू कितना था, 4, यानी कि 0 1 0 0। इसको बिट वाइज एंड करते हैं, 0 0 0 0। ये जो a एंड b करके आया, जो रिजल्ट आया, ये देखिए, ये रिजल्ट हमने यहाँ पर किस में, c में कॉपी किया था, तो c वेरिएबल में वैल्यू कितना आ गया, इस बार 0 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं a एंड b। तो a का वैल्यू कितना था, 0 0 1 0। इसके बाद b का वैल्यू 0 1 0 0। इसको हम बिट वाइज एंड करते हैं, तो हमारे पास, हाँ, इसमें हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड, हमारे पास, हाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए वेरिएबल जो था, ए वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 0 0 0 1 नहीं बल्कि 1 थी। यानी कि 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे 0 0 0 1। ये हमारे पास ए वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 1 थी, बी वेरिएबल जिसकी वैल्यू 4 थी। तो अब इसको हम बिटवाइज एक्सोर करते हैं, तो 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, ये वैल्यू हम डी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डी वेरिएबल में, जैसे पिछली बार किया था। ठीक है, डी वेरिएबल में वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद सी निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब सी के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हमने लेफ्ट शिफ्ट करना था बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 किया हमने, तो अगेन स्टिल वैल्यू 0 ही है। यानी कि ये 0 वैल्यू इस बार हम क्या करने वाले हैं, ये 0 वैल्यू हम कॉपी करने वाले हैं बी वेरिएबल में। बी का वैल्यू 0 हो गया, और डी वेरिएबल में जो वैल्यू थी इसको हम कॉपी करने वाले थे ए में, जैसे पिछली बार किया। तो ए में वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब जब दोबारा लूप चलेगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हम क्या वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जो हमारी ए वेरिएबल के अंदर होगी। यानी कि ए वेरिएबल के अंदर क्या रिजल्ट 5। सो 2 + 3 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए छोटी वैल्यू ली। आप एक बार इसका प्रोग्राम अगर बना लेंगे तो आप बड़ी वैल्यूज पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम और कोई एप्लीकेशन देखें, लेट अस से हम अगर ये चेक करना है, चेक द साइन बिट ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबर थे हमारे पास, उनकी साइन बिट सेम थी या हमारे पास ऑपोजिट थी। या हम बात करें, जो 2 नंबर थे उनके जो साइन बिट की जगह अगर हम बोले उनका साइन, यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव थे या पॉजिटिव नेगेटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, क्या थे, दोनों के साइन सेम थे या नहीं थे, तो ये भी हम एक्सोर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज एक नंबर था -2 को हमने ऐसे लिखा 1 1 1 0। एक था नंबर हमारे पास +3, तो इसको हमने कैसे लिखा, 0 0 1 एंड 1। यहाँ पर देखिए 0 1 1, ये अगेन 1 और 1 0, ये 1 और 1। जो यहाँ पर MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, अगर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB अगर हमारे पास 1 मिल रहा है, इसका मतलब जो 2 नंबर थे वो दोनों ऑपोजिट साइन के थे, वो जो दोनों नंबर थे वो ऑपोजिट साइन के थे। अगर ये 0 होता, इसका मतलब दोनों नंबर्स हमारे पास सेम साइन के होते, क्योंकि एक्सोर 0 0 0 1 1 0 1 1, एक्सोर 0 सेम इनपुट पे लो रहता है, 0 अगेन 1 एंड 1। तो अगर दोनों सेम साइन है तो वैल्यू आउटपुट MSB हमें 0 मिलता।
तो चलिए बच्चों, हमारे पास ये कुछ और ऑपरेटर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने आज डिस्कस किए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स पूछिए। अगर आप पूछेंगे तो ही हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।